यूनिट नंबर 4 पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट में अब हमने पढ़ना है ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है जो कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसको O3 लिखते हैं। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन क्या है हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में से जो है वो कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है, और इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है ह्यूमन बींग्स की लाइफ के ऊपर। ठीक है, A layer of ozone O3 in the upper atmosphere of the earth stop the ultraviolet rays coming from the sun to the earth. ओजोन जिसको हम O3 लिखा हुआ है, ये जो है अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या है कि ये जो अल्ट्रावायलेंट रेज जो कि सन से आ रही हैं उनको अर्थ तक आने नहीं देती। ठीक है, In this way, the living things on the earth remain safe from the harmful effect of the ultraviolet radiations coming from the sun. इस तरीके से होता क्या है कि जब ओजोन जो है वो इन रेज को अर्थ तक नहीं आने देती तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जो हार्मफुल रेज हैं जो कि सन से आ रही हैं, इनसे जो लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बनी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ज़्यादातर पाई कहाँ पर जाती है उन्होंने वो हमें बताया, विच इज़ यूज्ड इन द एयर कंडीशनर्स, एसीज में पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में, स्प्रे कैंस जो एरोसोल स्प्रेज होते हैं उनके अंदर पाई जाती है, एंटर द एयर ऑन लीकेज फ्रॉम दीज अप्लायंसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इन अप्लायंसेस से जो है कभी कभार लीक होती है और कहाँ पर चली जाती है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एयर में एंटर हो जाती है। On reaching the ozone layer, they react with the ozone and causing thinning of this layer. Hence, the ozone layer is depleted. This phenomena is called the ozone depletion. ठीक है, अब वो ये बता रहे हैं कि जब इन अप्लायंसेस से ओजोन लीक होती है और पहुंच जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और कहाँ पर पहुंच जाती है? ओजोन लेयर के पास, तो फिर होता क्या है कि ये ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है, और रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि ओजोन की जो लेयर है वो थिन होती जाती है, पतली होती जाती है। हेंस द ओजोन लेयर इज़ डिप्लीटेड। इस तरह ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, थिन हो रही है। द फिनोमिना इज़ कॉल्ड द ओजोन डिप्लीशन, और इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। Through the thinning ozone layer, ultraviolet rays of the sun passes and reach the earth, where they affect the life by causing the serious diseases like the skin cancer and eye problems etc. वो कह रहे हैं कि जब ये क्योंकि ओजोन लेयर अब थिन हो गई है तो होता क्या है कि जो अल्ट्रावायलेंट रेज जो कि सन से आ रही हैं अब वो रुकती नहीं हैं, वो अर्थ के अंदर एंटर हो जाती हैं। ठीक है, और अर्थ में एंटर होने के बाद ये जो लाइफ है जो कि अर्थ के ऊपर पाई जाती है, ह्यूमन बीइंग्स एंड डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब के लिए हार्मफुल है, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो क्या रहा है? स्किन कैंसर कॉज हो रहा है, आई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, These ultraviolet rays also increase the temperature of the earth। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा एक इशू जो ग्लोबल वार्मिंग का एक हमारे सामने आ रहा है आजकल, तो ये उसकी वजह एक ये भी है कि ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन की जो लेयर है उसकी डिप्लीशन हो रही है, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेंट रेज जो है वो अर्थ में एंटर हो रही हैं, और इन अल्ट्रावायलेंट रेज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था कि कुछ गैसेस हैं जो कि हीट को वापस और रेडिएशंस को वापस जाने नहीं देती और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का बायस बन रही हैं। उसी के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, Due to the human activities like the burning of the fuel etc., the amount of greenhouse gases has increased in the atmosphere। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिस तरह हम फ्यूल वगैरह बर्न करते हैं तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हमने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होती जा रही हैं।
दिस स्पीड अप द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो क्या रहा था, वार्मिंग हो रही थी, अर्थ का जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ हो रहा था। तो जब ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो गई हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़्यादा होता चला जाएगा। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट and the ozone depletion is increasing the average temperature of the earth। और क्योंकि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का रेट बढ़ रहा है, ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है, इसकी वजह से होगा क्या कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। एज अ रिजल्ट द अर्थ ग्लोब इज़ गेटिंग वार्मर। और इसकी वजह से जो अर्थ है वो वार्मर होती जा रही है, गर्म होती जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। Due to the global warming, the ice in the polar regions and the mountains melt at a greater rate। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर रीजन्स जहाँ पर आइस थी, अब क्या हो रहा है कि उन माउंटेन्स पे जो आइस थी वो बहुत जल्दी एक फास्टर रेट पे और साथ ही साथ बहुत बड़े अमाउंट में जो है वो अब जो स्नो थी वो मेल्ट होती जा रही है, वो आइस मेल्ट होती जा रही है। दिस लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ सी वाटर। ऑब्वियसली हमें पता है कि जब आइस जो है माउंटेन्स पे जो आइस है वो मेल्ट होती है तो वो मेल्ट होने के बाद सी वाटर के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है, वो जो वाटर होता है वो सी वाटर के साथ शामिल हो जाता है। तो अब क्योंकि आइस ज़्यादा मेल्ट हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जो सी वाटर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, विच क्रिएट द फ्लड इन द लो लाइंग कोस्टल एरियाज़। और इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर फ्लड का, सैलाब का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो चेंजिंग ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। और बहुत से इलाकों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, और जो क्लाइमेट है वो भी बहुत जो है बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, द ग्लोबल वार्मिंग इज़ दस अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो लाइफ के लिए एक थ्रेट बनती जा रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत एसिड रेन को थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब उसी को इन डिटेल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Sulfur dioxide and the oxides of nitrogen are present in the atmosphere as air pollutants. Last lecture about the air pollutants we discussed here that sulfur dioxide है और जो oxides of nitrogen है वो atmosphere के अंदर present हैं as air pollutants. They get dissolved in the water vapors in clouds and turn into acid like the sulfuric acid and the nitric acid। वो कह रहे हैं कि ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं, ये क्या होते हैं, ये वाटर वेपर्स के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो वो वाटर वेपर्स जो कि क्लाउड के अंदर प्रेजेंट है, ये उन वाटर वेपर्स के साथ जो है उन वाटर वेपर्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे और एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ वो वाटर वेपर्स के अंदर डिज़ोल्व होगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर वेपर्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये जो दो एसिड्स हैं ये अब जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये दो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दीज एसिड्स मेक द रेन वाटर एसिडिक। जब रेन होती है तो ये उस रेन वाटर के साथ मिलकर अर्थ पर नीचे आ जाते हैं, ये इस वजह से हम कहते हैं कि ये एसिडिक रेन है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड बिल्डिंग्स इज शोन इन द फिगर 4.9। और एसिड रेन का इफ़ेक्ट हो क्या रहा है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रेन वाटर क्योंकि एसिडिक है तो उसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और हो क्या रहा है कि फ़िश किल्ड बाय द एसिड रेन वाटर। ठीक है, और एसिड रेन की वजह से फ़िश जो हैं वो किल हो गई हैं। नेक्स्ट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन और ट्रीज़। हम देख रहे हैं कि जो लीव्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं एसिड रेन की वजह से। करोजन ऑफ मेटल कॉज्ड बाय द एसिड रेन। और एसिड रेन की वजह से करोजन स्टार्ट हो जाती है, जंग लगना, मेटल्स को जो है वो जंग लगना शुरू हो जाता है ड्यू टू द एसिड रेन। स्टोन वर्क एरोजन कॉज्ड बाय द एसिड रेन। और जो मट्टी के बने हुए जो पुतले वगैरह, जो स्टोन वर्क पूरा किया जाता है वो बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से
डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसमें स्टोन वर्क इरोजन कॉज हो रही है एसिड रेन की वजह से, कि वो जो स्टोन के अंदर क्योंकि डिफरेंट मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, तो जब ये एसिड रेन होती है तो वो उन मिनरल्स को भी जो है इफ़ेक्ट कर रहा है। इस वजह से जो स्टोन वर्क की इरोजन स्टार्ट हो जाती है। एसिड रेन किल द एक्वाटिक लाइफ इन द रिवर। एसिड रेन जो है वो एक्वाटिक लाइफ को जो कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इन सारी चीज़ों में प्रेजेंट है, उनको डिस्टर्ब कर रही है। इट डिस्ट्रॉय द लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्री, और साथ ही साथ ये लीव्स को और ट्री की जो बार्क्स हैं उनको बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर रही है। इट करोड्स द मेटल एंड द स्टोन यूज इन द बिल्डिंग, और साथ ही साथ जो मेटल्स और स्टोन्स जो कि बिल्डिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं उनको ये करोड कर रहा है, जंग लगा रहा है, ख़त्म कर रहा है, उनकी इरोजन कॉज कर रहा है। द एसिड रेन वाटर फ्लोइंग इनटू द फील्ड्स मेक द सॉइल एसिडिक। जब यही जो एसिड रेन है ये जब फील्ड्स के अंदर जब फ़्लो करती है, ये वाला पानी, एसिडिक रेन का जो पानी है वो जब फील्ड्स के अंदर फ़्लो करेगा तो जो सॉइल है उसको एसिडिक कर देगा। द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन द एसिडिक सॉइल, और जो क्रॉप्स हैं वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगी इस एसिडिक सॉइल के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एसिड रेन, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं और वो जो क्रॉप्स हैं उनको फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं, तो वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं बहुत बुरी तरह एसिड रेन की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ। सबको पता है कि फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। दे ब्रिंग द फेवरेबल चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। एक इलाके के जो क्लाइमेट है उसके अंदर बहुत फेवरेबल चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आती है ये फॉरेस्ट। दे स्टॉप द स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग द रेन। जो स्टॉर्म्स, जो आंधियाँ वगैरह चल रही होती हैं वो रुक जाती हैं, और बारिश जो है वो होती है फॉरेस्ट लगाने की वजह से। दे आर द सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल मटेरियल्स सच एज द टिम्बर, फायरवुड, रेजिन्स, गम्स एंड मेडिसिन्स एक्सेट्रा। और ये जो बहुत सारी फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों का सोर्स है। जिस तरह हमें वुड हासिल होती है, जो टिम्बर वगैरह, उससे हम फर्नीचर बना रहे होते हैं। फायरवुड लकड़ियाँ जलाने के काम आ रहा है। रेजिन्स बन रहे हैं, गम्स वगैरह हम इससे बना रहे होते हैं। मेडिसिन्स बहुत सारी हम वुड को और जो फॉरेस्ट के जो लीव्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके मेडिसिन्स बना रहे हैं। दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, और बहुत बड़ी बात यह है कि सॉइल इरोजन कॉज नहीं कर होता। जब सॉइल इरोजन किस तरह नहीं होती कि जब जो रूट्स हैं वो जब सॉइल के अंदर जाती हैं और वो प्लांट को एंकर करने के लिए फर्मली उस सॉइल को पकड़ के रखती हैं, वो जो रूट्स हैं, तो इसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर जो है पानी वगैरह जो है तेज़ फ्लो भी करके जाए उस एरिया में से, तो ये होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होती, सॉइल जो है वो अपनी जगह पर रहती है, क्योंकि प्लांट की और ट्रीज़ की रूट्स ने उन्हें उस सॉइल को फर्मली उसकी जगह पर रखा हुआ होता है। इस वजह से दे प्रोवाइड द हैबिट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है फॉरेस्ट की वजह से। अनफॉर्चुनेटली द फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड फॉर द टिम्बर एंड टू ऑब्टेन द लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि फ़ॉरेस्ट को काटा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुड हासिल की जा सके, टिम्बर हासिल कर सकें फर्नीचर के लिए, और साथ ही साथ अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हम जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर के लिए भी हम जो फॉरेस्ट हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट द इकोसिस्टम इज़ डिस्ट्रॉय। ज़ाहिर बात है जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट वगैरह का ख़त्म हो जाना, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाना, उनका डिस्ट्रॉय हो जाना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है हमारी इन्वायरमेंट पे, ये पढ़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं इसके हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। इट चेंजेस द वेदर एंड क्लाइमेट। हमारे वेदर, रोज़ की जो वेदर कंडीशंस हैं उनको, और साथ ही साथ हमारा जो क्लाइमेट है उसको भी बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा है डिफॉरेस्टेशन। रूट ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल। मैंने अभी बताया कि जो रूट्स हैं वो सॉइल को फर्मली जो है वो उनकी जगह पर रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं।
कटिंग ऑफ द ट्री लीड्स टू द सॉइल एरोजन, और क्योंकि ट्रीज़ को कट कर दिया जाता है तो सॉइल एरोजन भी होती है। एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस, क्योंकि सॉइल एरोजन हो रही है, सॉइल फर्मली अपनी जगह पर नहीं है, तो होगा क्या कि जो फर्टाइल पार्ट भी होगा उस सॉइल का वो भी हम गंवा देते हैं सॉइल एरोजन की वजह से। When the forests are cut, the rate of evaporation is reduced, which result in the less rain. जब फॉरेस्ट काट रहे हैं तो जो इवेपोरेशन हो रही थी वो कम हो जाएगी, और होगा क्या कि जब वाटर वेपर्स ही नहीं जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो रेन कम हो जाएगी, बारिश होना कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय द प्लांट, इंक्रीजिंग द अमाउंट इन द इन्वायरमेंट। क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो जब हमने फॉरेस्ट जो है वो काट दिए हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम कम होगी, और उसकी अमाउंट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस लीड टू इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज़ होगी, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, तो उसकी वजह से होगा क्या कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। इफ़ेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्ट्रेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्ट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट है हमारी वाइल्ड लाइफ पर। ऑल द नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ। वो कह रहे हैं कि सारे वो प्लांट्स जो कल्टीवेट नहीं किए जाते, और साथ ही साथ वो एनिमल्स जो कि डोमेस्टिक नहीं है, जिस तरह लाइन हो गया, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं हैं, हम इनको घर में अपने साथ नहीं रख सकते बिकॉज़ ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो इन सारे वो प्लांट्स जो हम कल्टीवेट नहीं कर सके, और साथ ही साथ वो एनिमल्स जिनको हम अपने घरों में नहीं रख सकते, अपने साथ नहीं रख सकते, इनको हम कलेक्टिवली कह देते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ है। ठीक है। डिफॉरेस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ज़ाहिर बात है उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो डिफॉरेस्ट्रेशन, जब फॉरेस्ट ही नहीं है तो वो एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं उनको उनका हैबिटेट नहीं मिलेगा। द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इंक्रीज्ड व्हेन द नेचुरल बैलेंस मेंटेन्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इज़ डिस्टर्ब्ड। वो कह रहे हैं कि जो बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ है, हम सुनते हैं कि ये स्पीशीज़ जो है वो उनकी एक्सटिंक्शन स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह यह है क्योंकि उनको उनका जो हैबिटेट है वो नहीं मिल रहा, नेचुरल जो बैलेंस था हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो उसकी वजह से बहुत सारी और चीज़ें जिस तरह वाइल्ड लाइफ भी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी।